नाउ आपको एक बात बता दूं, सीए इंस्टीट्यूट के साइट पे जाकर आप लोग फिर से एक बार मॉड्यूल को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी पहले उन्होंने वर्जन 1 लाया था, अब उन्हें वर्जन 2 लाया है। अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वर्जन 2 लाया है। वर्जन 2 में बहुत सारे चेंजेस नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस है, छोटे मोटे चेंजेस है उसके अंदर, वर्जन 2 के अंदर। जैसे अभी एक चेंज आ रहा है, ये क्वेश्चन गलत था वर्जन 1 के अंदर, क्योंकि हम लोग क्लोजली बहुत देखते रहते हैं, मॉड्यूल को स्टडी करते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो हमको ये पता चल जाता है कि कब वर्जन 1 आया, कब वर्जन 2 आया, एंड सो ऑन। ठीक है, सो लेट्स सी। कुछ क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आया मुझे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेकार है। देखते हैं। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद में इलस्ट्रेशंस है, और उसके बाद में टेस्ट योर नॉलेज है। TYU इलस्ट्रेशन, TYK बेसिकली सब क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन डिस्कसेस XWL लिमिटेड कमोडिटी फ्यूचर। इनका काम है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग। ये लोग कमोडिटी फ्यूचर्स, आपने सुना होगा, लोग कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं लोग, सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कमोडिटीज बहुत सारे अलग अलग, ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं। तो इनका काम है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग करना मतलब बेसिकली, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस में खेल रहे हैं ये लोग, दे आर प्लेइंग इन फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस में खेल रहे हैं। और एक दिल्ली बेस्ड बंदा है जो इनका ऑडिट कर रहा है, सूरत के है ये लोग, और दिल्ली बेस्ड बंदा ऑडिट कर रहा है, और कंडक्टेड एंटायरली वाया ईमेल, सब ईमेल से भाई, नो फिजिकल विजिट्स। क्या ही बोलूं मैं इनके बारे में, क्या ही बोलूं मैं इनके बारे में, सिर्फ मेल पे ही काम चल रहा है, कोई फिजिकल विजिट्स नहीं है। बहुत ही बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात, अति में बुरी बात है। वर्किंग पेपर्स इंक्लूड चेकलिस्ट फॉर टेस्ट चेक ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। चेकलिस्ट है जिसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, चेकलिस्ट है, आप समझो, बात को समझो, चेकलिस्ट है जिसमें वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक तो बंदे ने विजिट नहीं मारा, ऊपर से उसकी जो चेकलिस्ट है वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की बात करी। कहां पे फ्यूचर ट्रेडिंग कंपनी है और तुम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। भैया मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम चेक करते हो, समझ में आता है। एक फ्यूचर ट्रेडिंग कंपनी में आप कहां कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल गलत चेकलिस्ट है, वाहियात, बड़ी ही वाहियात चेकलिस्ट है। जो बिजनेस है क्लाइंट का, उसके हिसाब से उसको टेलर नहीं किया गया, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको टेलर नहीं किया गया है। फिर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, द वर्किंग पेपर्स लैक्ड एनी एविडेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज बिजनेस नीड्स। अगर आपके पास में कोई मॉड्यूल का वर्जन है जहां पे ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप पहले का वर्जन है शायद आपके पास में, पहले के वर्जन में क्वेश्चन गलत था, अगले वर्जन में इसको रेक्टिफाई कर दिया गया। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की द वर्किंग लैक्ड एनी एविडेंस, इन्होंने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ली ही नहीं है, और उसको ली नहीं है तो वर्किंग पेपर में तो लाने का सवाल ही नहीं उठता है। कमेंट, अब देखो, पहले कॉमन सेंस से हम लोग देखेंगे, इसका विजिट ही नहीं करना, देखना ही नहीं, मतलब इसने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं ली है, ऑडिट में विजिट ही नहीं किया, उसने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं ली है। फिर बाद में दिख भी रहा है, वर्किंग पेपर्स में दिख रहा है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, इसने धंधा समझा ही नहीं है। ठीक है, ना तो इसने धंधा समझा है, ना धंधा समझा ही तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या ही मेंटेन करेगा। और इसका जो प्लान है, इसकी जो चेकलिस्ट है, बिजनेस के हिसाब से टेलर्ड नहीं है, उसको उसने बराबर चेंज भी नहीं किया। सो बेसिकली देयर इज अ सीरियस इशू विद द प्लानिंग, प्लानिंग बराबर नहीं हुई है, प्लानिंग इज नॉट डन। 50% चांस है बच्चे क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते, 50% चांस है क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझते। अभी तो मैं तुमको आराम से बैठ के समझा रहा हूं, इसलिए ठीक है। इसमें एक ही सॉल्यूशन है बच्चों, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते जाओगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते जाओगे, इसमें ज्यादा लोड मत लो लाइफ में, बहुत हाई चांसेस है, मैं आपको अश्योर करता हूं, किसी भी अटेम्प्ट में मिनिमम 50% पेपर इज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ पास्ट एग्जाम्स और एमटीपीज और आरटीपीज, पास्ट एग्जाम्स, एमटीपीज, आरटीपीज, स्टडी मटेरियल, ये 4 सोर्स से आता है। अपनी जो परम क्वेश्चन बैंक है, इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, ठीक है। उसमें भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं जिसमें से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक बार क्वेश्चन देखा वाला तो दिमाग में क्लैरिटी। तो बेसिकली यहां पे प्लानिंग बराबर नहीं की है। प्लानिंग में जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरमेंट, पूरा इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स, वो बिल्कुल भी नहीं समझा है, उसको समझा भी नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट तो फिर किया भी नहीं है, और उसके बाद में चेकलिस्ट बराबर बनाई नहीं है।
तो आपको यहां पे रेफरेंस देना है ऐसे 300 का, ऐसे 300 का आपको रेफरेंस देना है, ठीक है। ऑडिटर को प्लानिंग सोच समझ के करनी चाहिए ताकि ऑडिट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो। प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। प्लानिंग में पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सोच समझ के, वी अंडरस्टैंड एंटिटी एंड एनवायरमेंट, उसको ध्यान में रख के स्कोप, नेचर, टाइम, एक्सटेंट, उसमें पहले ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनती है, उसके बाद में हम ऑडिट प्लान बनाते हैं। उसमें पहले हम एंटिटी अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कंट्रोल सबको समझते हैं, एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक समझते, एंटिटी की बहुत सारी बातें समझते, कैरेक्टरिस्टिक समझते, स्कोप समझते, क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर हम लोग प्लान बनाते हैं और इसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं। तो हर असाइनमेंट में प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें ओवरऑल स्ट्रैटेजी, फिर प्लान बनना चाहिए। स्ट्रैटेजी में हम लोग एंटिटी, उसके स्ट्रैटेजी में हम एंटिटी को समझ के स्कोप तय करते हैं, फिर एंटिटी प्लानिंग, फिर प्लान तय होता है, डॉक्यूमेंट भी करते हैं। पूरा पॉइंट डिस्कस करके ये समझ में आता है कंक्लूजन में, ये लोग ऐसे 300 को बराबर फॉलो नहीं कर रहे, दे आर नॉट फॉलोइंग ऐसे 300 प्रॉपरली, ये लोग इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर रहे। इन्होंने एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट को समझना चाहिए था, उसको नहीं समझ रहे, ठीक है, दे आर नॉट, उसे समझ में एविडेंट है, उन्होंने विजिट भी नहीं किया, उनके वर्किंग पेपर्स में भी नहीं दिख रहा, तो ये कर भी नहीं रहे, उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं कर रहे, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। और समझ में आता है, कॉस्ट रॉ मटेरियल की चेकिंग की बात कर रहे हैं, जबकि वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, स्टोर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो आपको यहां पे हिट करना था ऐसे थ्योरम की 3 बातें, प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी, फिर प्लान बनना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये बराबर नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। और सबसे बड़ा लैकुना ये है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा, बस आइडेंटिफाई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में, ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे, सीए प्रद्युम्न लिस्टेड कंपनी हेडक्वार्टर इन नोएडा made a list of various procedures for the audit, list of various procedures for audit। लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उन्होंने लिस्ट बनाई है ऑडिट प्रोसीजर्स की कि क्या भाई क्या क्या ऑडिट हमको करना है। इंटेंस टू डिसाइड, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा प्यारा लगा, टू डिसाइड सैंपल साइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स। ये सैंपल साइज तय करना चाहते हैं बाद में। तो बेसिकली एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं और उसके अंदर सब कुछ तय कर लिया कि हमको कौन से एरिया चेक, कहां पे रिस्क है, किसको चेक करना है, कैसे चेक करना है, लेकिन सैंपल साइज तय नहीं किया। उनका कहना है कि सैंपल साइज जब हम लोग ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, जब हम लोग ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, तब उस वक्त हम लोग सैंपल साइज को तय करेंगे। नाउ कमेंट, थिंक अबाउट इट, ठीक है। एंड नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप सोचोगे इसके बारे में तो कुछ बोलेंगे यार ठीक ही है ना, सैंपल साइज को बाद में डिसाइड कर रहा, कौन सी बड़ी बात है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब ये लोग, इन्होंने बोला ऐसे 300 बोलता है कि पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर ऑडिट प्लान बनाओ, और ऑडिट प्लान के अंदर आप 3 बातें डिसाइड करते हो, एनटीई, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। नेचर ऑफ चेकिंग मतलब आप इंक्वायरी लगाओगे कि इंस्पेक्शन लगाओगे कि रिकैलकुलेशन लगाओगे कि रीपरफॉर्मेंस लगाओगे कि एनालिटिकल लगाओगे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाओगे। टाइमिंग मतलब आप कौन से महीने में या कौन से महीने में या कौन से क्वार्टर में, कौन से ईयर एंड में कब इसको लगाओगे। एक्सटेंट मतलब आप उस पर कितनी चेकिंग करोगे। एक्सटेंड मतलब कितने डेप्थ में आप चेकिंग करोगे, कितनी क्वांटिटी में आप चेकिंग करोगे चीजों की, ठीक है। दे से दैट एक्सटेंट इज नथिंग बट सैंपल साइज, बिल्कुल सही बात है, एक्सटेंट इज नथिंग बट सैंपल साइज। प्लान बनाते वक्त एनटीई डिसाइड करना पड़ता है, मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करना पड़ता है। एंड ऑफ दिस एक्सटेंट मीन सैंपल साइज। उनका कहना है प्लानिंग करते वक्त ही आप लोगों को, प्लानिंग करते वक्त ही आपको एक्सटेंट डिसाइड करना था, सैंपल साइज आप लोगों को डिसाइड करना था, नहीं किया, नॉन कंप्लायंस है ऐसे 300 का। मजा आया ऐसे 300। देखो मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से मैं आप लोगों को एक एक आंसर, बहुत टाइम लगता है आपको बता रहा हूं, बहुत टाइम लगता है एक एक आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डालना, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। मैं देखता हूं भाई लोग एज इट इज आंसर छाप के देते हैं, एक लाइन, उसमें एक लाइन को मैं जानता हूं, अरे भाई जरूर ठीक है, वो तो आपके पास में ही, वो तो आपके पास में मॉड्यूल में ही है, उठा के वैसा का वैसा देना तो क्या मतलब है, बस मेरा नाम थोपना है उसके ऊपर। इसको स्टडी करना, एनालाइज करना, आंसर लिखना है तो ऐसे 300, उसका रेफरेंस, उसका फुल नाम, उसकी एप्लीकेबिलिटी, फिर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना था और आपको बताना था ऑडिट प्लान के अंदर हम लोग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, और जब एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस की बात करें इट मीन सैंपल साइज। प्लान बनाते वक्त एक्सटेंट डिसाइड करना है, मतलब सैंपल साइज भी तभी डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड सैंपल साइज तभी ही, उसी वक्त,
उसी वक्त आपको उसको डिसाइड करना था। अगर नहीं कर रहे तो गलत है, नहीं कर रहे तो गलत है। आप पूरे केस को डिस्कस करेंगे, पूरा, अरे भाई केस पूरा डिस्कस करना है, पूरा का पूरा एज इट इज, और फिर आप लोगों को कंक्लूजन देना है, नॉट फॉलोइंग ऐसे 300 प्रॉपर्ली। ठीक है, सैंपल साइज को तय करना चाहिए था, प्लानिंग वीक पड़ रही है। ठीक है, प्लानिंग वीक पड़ रही है, प्लानिंग और थोड़ी डिटेल में होनी चाहिए थी, वीक प्लानिंग पड़ रही है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया दोनों क्वेश्चन में, मेरे को बहुत मजा आया, इट वॉज वंडरफुल। एप्लीकेशन के बारे में है, लेकिन उसी वक्त मैं बता रहा हूं जब इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैं जैसा मैंने समझा है, जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है, कि क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे जैसे पहले, मतलब इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस, बाकी आप जितना खुलकर सोचेंगे, अच्छे से सोचेंगे, जवाब लिखेंगे, उतना बढ़िया। नेक्स्ट इज अ लीडिंग सोसाइटी प्रमोटिंग इंटरनेट अवेयरनेस, ऑडिटर है निकिता। लीडिंग सोसाइटी अवेयरनेस डिसएडवांटेज सेक्शन, और कोई एनजीओ है रजिस्टर्ड अंडर एफसीआर है, फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर एक्ट है। आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में होम मिनिस्ट्री को बताना पड़ता है, एफसीआर एक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिट कर रही है निकिता, और एक एनजीओ का ऑडिट कर रही है जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशंस मिले हैं, तो उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को। इस बार नई चीज है, एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स इन्होंने चेंज किया है टू प्रिवेंट राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग मतलब पैसा आया भी और वापस कुछ करके वापस दिया भी, उसी पैसे को रोटेट करते रहना, उसका राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। दिस वॉज नॉट द ओरिजिनल प्लान, ये नई चीज हुई है, प्लान को बदला गया। अब निकिता क्या कर रही है, सिर्फ प्रोसीजर्स को, जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की उसको डॉक्यूमेंट कर रही है, जो रिजल्ट्स मिले उसको डॉक्यूमेंट कर रही है। ठीक है, शी इज नॉट डॉक्यूमेंटिंग द प्लान। तो बेसिकली निकिता एक सोसाइटी का ऑडिट कर रही है, इस बार एक नई चीज आई है, उसके बारे में वो जानती है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस है, शी इज परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, शी इज डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस, बट शी इज नॉट डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट प्लान। कमेंट अबाउट, शी इज नॉट डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट प्लान। तो यहां पे गलती हो गई निकिता के हाथ से। ऐसे 300 अप्लाई होगा आपको। डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़कर आए, ऑडिट स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट करो, ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करो, और उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको डॉक्यूमेंट करो। केस डिस्कस करिए, कंक्लूजन, आप प्लान को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, उसके चेंजेस को आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ ऐसे 300 विद अफेक्ट्स ऑडिट क्वालिटी। चेंजेस टू द ऑडिट प्लान, इसमें दोस्त शुड हैव बीन डॉक्यूमेंटेड विद रीजंस, शुड हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, शुड बी डॉक्यूमेंटेड विथ रीजंस। नहीं कर रहे, गलत बात, गलत बात। तो काम कर रहे हो करो, किसने मना किया है, लेकिन प्लान होना, प्लान डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, ताकि पूरी टीम को अच्छे से समझ में आए और उसके बेस पे अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पहली बार सीए इंस्टीट्यूट के बुक में आए हैं। पहले ये एमटीपी आरटीपी कहीं पे नहीं थे। इसको देखकर मेरा दिल खुश होता है। जब भी मैं कोई नया क्वेश्चन देखता हूं, कसम से बता रहा हूं, दिल गार्डन हो जाता है, मजा आ जाता है मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि जो लोग मॉड्यूल बनाते हैं उनको इतनी मेहनत करके बनाया है, ठीक है, और इतनी मेहनत, नए क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। अगर मैं बात करता हूं सीए सौरभ एंगेजमेंट पार्टनर्स कंडक्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ बैंक, बीबीआई बैंक अंडर एसबीटी एंड एसोसिएट्स, तो हमारे ऑडिटर साहब है, वो एक बैंक का ऑडिट कर रहे हैं। बैंक का स्ट्रक्चर 1000 ब्रांचेस है, एक ब्रांच में एनपीए में बहुत बड़े बड़े एरर्स है, एनपीए बराबर पता नहीं लगाया, उसके प्रोविजन, एनपीए बराबर पता नहीं लगाया, उसको बराबर क्लासिफाई नहीं किया, उसका प्रोविजन नहीं बनाया। नॉट रिपोर्टेड बाय ब्रांच ऑडिटर, एक ब्रांच में बहुत दिक्कत हुई है, गड़बड़ हुई है, और वहां के ब्रांच ऑडिटर ने ये कोई भी गड़बड़ दिक्कत को रिपोर्ट नहीं किया, प्रिंसिपल ऑडिटर को रिपोर्ट नहीं किया, प्रिंसिपल ऑडिटर को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं किया है। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स रिव्यू, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर एरर वेयर वन डिटेक्टेड ड्यूरिंग द ओवरऑल रिव्यू। जब पूरे जो सेंट्रल ऑडिटर है, जब वो पूरा ओवरऑल चेकिंग कर रहा था, ओवरऑल रिव्यू कर रहा था, उसमें उसको कुछ भी गलत नहीं मिला, कोई सस्पिशन नहीं था। Soft copies of internal inspection and concurrent report of the branch were reviewed. No irregularities. Internal audit report, concurrent audit report, internal audit होता है,
सिस्टम्स का, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं। कॉन्करेंट मतलब साइमल्टेनियस ऑडिट आएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्करेंट ऑडिट उसको बोलते हैं हम लोग। कॉन्करेंट ऑडिट की मैं अगर बात, तो कॉन्करेंट ऑडिट में भी कुछ भी, मतलब जब उसने खुद ने रिव्यू मारा, तो उसमें कुछ गलत नहीं मिला। जब उसने इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट देखी, उसमें कुछ गलत नहीं मिला। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। समझ रहे आप लोग? समझ रहे हो? हाँ। और अब अचानक, सो बेसिकली उसने रिव्यू किया, कुछ गलत नहीं मिला, इंटरनल रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं मिला, कॉन्करेंट रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं मिला, ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं मिला, सब कुछ हो गया। फिर अचानक ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद में एक बहुत बड़ा एनपीए का प्रॉब्लम, बहुत बड़ा एनपीए का एरर एक मिलता है। अब जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिम्मेदार रहेगा क्या इस चीज का? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन इन सच? ओके, ओपिनियन। और सोच, ऐसे बेसिकली कौन जिम्मेदार रहेगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? ऐसी सिचुएशन मतलब जब ब्रांच ऑडिटर्स होते हैं, तो वो सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये बहुत मजेदार है। मैंने आपको चीख चीख के बोला, वी कैन डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? वी कैन डेलीगेट वर्क बट वी कैन नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैन डेलीगेट वर्क बट वी कैन नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जिम्मेदारी को नहीं कर सकते। इसके दो ही एक्सेप्शन है। ऐसे 299 में जो ज्वाइंट ऑडिटर है, या तो संभाल ले तेरी जिम्मेदारी, 299 में तू संभाल ले तेरी जिम्मेदारी, यू सी यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तू संभाल ले भाई। और इसके अलावा ब्रांच ऑडिट में भी ब्रांच ऑडिटर संभालेगा अपनी जिम्मेदारी। तो यहां पे आपको ऐसे 600 का रेफरेंस देना है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़कर है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कोई सस्पिशन नहीं है तो सब लोग अपने अपने एरिया के लिए अपने अपने लोग जिम्मेदार है। ब्रांच के लिए जिम्मेदार है, एचओ के लिए जिम्मेदार है। अनलेस देयर एनी सस्पिशन, ब्रांच एचओ ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रांच ऑडिट, और जिम्मेदार नहीं है एक बात। और जब भी ब्रांच ऑडिट का कॉन्सेप्ट लगता है तो ऑडिट रिपोर्ट में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की इतने इतने ब्रांचेस है, इतना उसका रेवेन्यू है, इतना उनका प्रॉफिट है, इतना उनका एसेट है, इसकी जिम्मेदार हम नहीं, वो है उसका ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया। तो आपको बोलना था कि कोई इंडिकेशन नहीं था, कोई सस्पिशन नहीं था, वुडंट बी रिस्पॉन्सिबल इसके लिए किसी भी एंगल से। और रिपोर्ट में स्पेसिफाई करना है कि वेयर ऑडिटेड, इतने ब्रांचेस को मैंने नहीं किया, ब्रांच ऑडिटर्स ने किया भैया, मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। गुड, अच्छा था, ये भी अच्छा था। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चंस थे, केसेस थे, तो नथिंग वेरी न्यू बट वेरी गुड, अच्छा लगा, मजा आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज केशव राज लिस्टेड कंपनी लिव विथ नेचुरल लिमिटेड प्रोड्यूसिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली नीश प्रोडक्ट्स फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। एक चार्ट अकाउंटेंट है, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए नेचुरल चीजें बना रहे हैं। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये तो बेसिकली एक ऑडिटर है, एक कंपनी है, और इंटरनल ऑडिटर भी है। Functional integrity exists on pursuit of internal report. He finds that not only verification of inventory was attended by internal auditor at regular interval during the year, workings were also made in respect of inventory valuation at year end. इंटरनल ऑडिटर ने खुद जाकर अटेंड किया फिजिकल वेरिफिकेशन, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स है, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स को भी स्टडी किया, एनालाइज किया हुआ है। ऑडिटर अटेंडेड ईयर एंड इन्वेंटरी काउंटिंग, नो एडवर्स फाइंडिंग्स। रेगुलर इंटरवल्स मतलब इंटरनल ऑडिटर ने साल भर फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड किया। हमारे बंदे ने सिर्फ ईयर एंड का इन्वेंट्री काउंटिंग जो वो अटेंड किया। इन्वेंट्रीज हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड बिफोर से, इन्वेंट्रीज हेल्ड फॉर लॉन्ग। अब इन्वेंट्री रिपोर्ट से एक चीज निकल कर आ रही है, हेल्ड फॉर लॉन्ग बिफोर सेल, मतलब यार इन्वेंट्री बहुत स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, लंबे समय से इन्वेंट्री गोडाउन में पड़ी है, नॉट एड्रेस इन द इंटरनल रिपोर्ट। सो बेसिकली वैल्यूएशन भी इसने खुद बनाया, चेक किया है, सब कुछ है। लेकिन एक बहुत मेजर मुद्दा है कि स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, लंबे समय से बिक नहीं रही इन्वेंट्री, स्लो मूविंग। अगर स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, उसके ऑब्सोलीट होने के चांसेस है, आउटडेटेड होने के चांसेस है। ठीक है,
तो इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करना चाहिए क्या? सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर आया तो 610 दिमाग में आना चाहिए। डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट, देखो इंटरनल ऑडिट ऐसे 610 अगर आप रिकॉल करेंगे, इसलिए दोस्तों खासकर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, खासकर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की तो अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आंसर तो इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ओल्ड कोर्स में चैप्टर 1 में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें अपने क्वेश्चन बैंक में 100 क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस थे, तो वो 100 क्वेश्चंस का मैंने वीडियो बनाया, 100 क्वेश्चंस का वीडियो 3 घंटे में कवर्ड है, 100 क्वेश्चंस, उसकी मैंने टैगिंग भी की है, वो भी आपको आपके जो फोल्डर है, आपका जो फोल्डर है स्टूडेंट्स के लिए फोल्डर है, वहां पर एक एक्सेल फाइल है, वहां पे लिंक्स में उसकी लिंक भी देके रखी हुई है। एक बार देखा हुआ होना चाहिए, दिमाग में एकदम क्लैरिटी आती है। तो ऐसे 610 में 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करना कि नहीं करना। फिर स्टेप नंबर 2, उसके कौन से वर्क पे भरोसा करना। फिर स्टेप नंबर 3, हाउ टू इवैल्यूएट हिज वर्क, वेदर इज उसका वर्क बराबर कैसे इवैल्यूएट करना। सवाल उठ रहा है, इंटरनल ऑडिटर ने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे काम किया है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे काम किया है, और उस एरिया में इंडिकेशंस है समथिंग इज रॉन्ग। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिटर ने रिस्की एरिया में काम किया, ही हैज वर्कड इन रिस्की एरिया, रिस्की एरिया के अंदर काम करके रखा हुआ है, तो वो काम यूज करना कि नहीं करना। तो स्टेप नंबर 2 जो है हम लोग पढ़कर आए, स्टेप नंबर 2, इसके अंदर वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बहुत हाई रिस्क, अगर ऐसे एरिया जहां पे बहुत ज्यादा हाई जजमेंट लगता हो, बहुत ज्यादा हाई जजमेंट लगता हो इन प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, या फिर बहुत हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, हाई रिस्क एरियाज हो, वो इंटरनल ऑडिटर के भरोसे नहीं छोड़ने चाहिए। वो जो एरियाज है वो इंटरनल ऑडिटर के भरोसे नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है, वो एरियाज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने खुद ऑडिट करने चाहिए, वो एरिया स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने खुद ऑडिट करने चाहिए, खुद ऑडिट करे। यहां पे रिस्क ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन ड्यू टू चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस फॉर नीश बेबी प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने के चांसेस है, रिस्क है। हाई और स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री, इससे समझ में आ रहा है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, उससे समझ में आ रहा है दैट देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बहुत ज्यादा हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। यहां पे चेकिंग करने के लिए मोर जजमेंट भी है, इट्स अ हाई रिस्क एरिया, हाई जजमेंट एरिया, शुड परफॉर्म डायरेक्ट प्रोसीजर्स इन लाइन, उसने खुद परफॉर्म करना चाहिए डायरेक्ट, उसने खुद वैल्यूएशंस को चेक करना चाहिए, खुद सब कुछ करना चाहिए, रिकंप्यूट करके देखना चाहिए, उसने इंटरनल ऑडिटर के भरोसे चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड, इवन आई लाइक दिस ऑल्सो, ये भी अच्छा केस है। क्वेश्चन में ऐसे स्ट्रेट अवे दिया नहीं कि इट्स हाई, आपको पढ़ के समझ में अच्छा, इंटरनल ऑडिट के काम पे भरोसा करे या ना करे। सी, Q&A इज अ ब्यूटीफुल थिंग। Q&A से क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स फिर से और स्ट्रांग हो जाते हैं, और स्ट्रांग होते हैं। Q&A मेक्स थिंग्स सुपर स्ट्रांग। ठीक है, ऐसे Q&A का एनालिसिस तो बहुत ही मजेदार है। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर है, बहुत मजेदार वीडियोस है। आपने अगर जब भी आपको समझ रहे हो ऐसे के क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए हुए। ठीक है, अब टेस्ट योर सर क्या फर्क है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में और इलस्ट्रेशन में और टेस्ट योर नॉलेज में? मुझे तो कोई खास फर्क लगता नहीं, आपको भी कोई उसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है नहीं। अपने लिए क्वेश्चन है, किसी भी नाम से पूछो। फिर सीए अंबोज प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट है, अपॉइंट एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ टेक्सटाइल लिमिटेड, कंडक्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एट ईयर एंड, हैंडेड ओवर टू किशोर द स्टैट्यूटरी द रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया गया, वो फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करता है, खुद फिजिकल वेरिफिकेशन करता है और वो रिपोर्ट देता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, मिस्टर किशोर को। सो बेसिकली एक चार्ट अकाउंटेंट है, इंटरनल ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देता है। क्या रिलाय करना चाहिए? रिलाय ऑन द रिपोर्ट। बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अपने पास तो 610 में 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में पहले हम लोग डिसाइड करते हैं इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करना कि नहीं करना। फिर स्टेप नंबर 2 में कौन से काम हम यूज कर सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 में
इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ द वर्क, इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ द वर्क। तो तीनों स्टेप्स में से कौन सा लिखूं, तीनों स्टेप्स में से कौन सी बात को लिखूं, कौन सी बात को हमको लिखना चाहिए, ये मन में सवाल आता है। अब कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूट का जजमेंट और अपना जजमेंट हो सकता है बैंग ऑन टारगेट ना हो। यहां पे इंस्टीट्यूट ने बोला वेदर टू रिलाय ऑन द इंटरनल ऑडिटर, वो तुम देखो, पहले वो देखो, उस पर बात करो। मुझे लगता है स्टेप नंबर 1 वेदर टू रिलाय ऑन इंटरनल ऑडिटर के साथ साथ में स्टेप नंबर 3, लेकिन स्टेप नंबर 3 बहुत बड़ी है, इवैल्यूएटिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इवैल्यूएटिंग वर्क, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 दोनों लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। इंस्टीट्यूट ने 610 का रेफरेंस दिया है और evaluating whether the work can be used for the purpose, whether the work of interrogator function can be used for the purpose of audit, क्या हम उसके काम को यूज कर सकते हैं। ये हम पढ़ कर आए थे, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, उसका अप्रोच, उन्होंने उस पर बात की हुई है। तो इन्होंने बेसिकली जो स्टेप नंबर 1 है उस पे बात की है। मैं बोलता हूं स्टेप नंबर 1 पे भी बात करो, स्टेप नंबर 2 पे भी करो। कंक्लूजन में कंसिडर अबव फैक्टर्स व्हाइल रिव्यूइंग द फिजिकल, उन्होंने थोड़ी सी बात की लेकिन पूरा उन्होंने नहीं बात की। आप 610 का रेफरेंस दो, स्टेप नंबर 1 के बारे में बात करो, स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करो, एक स्टेप नंबर 3 का ओवरव्यू दो, केस डिस्कस करो। कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स व्हाइल रिव्यूइंग द फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, रिव्यू करना पड़ेगा आपको फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट, अ सर्टेन स्कोप एंड कवरेज ऑफ मेथड, रिपोर्ट को पढ़ो, समझो नेचर ऑफ चेकिंग क्या की थी, नेचर किस तरह की उसने चेकिंग की, क्या टाइमिंग था, क्या एक्सटेंट था, उसके अंदर जाओ, रिपोर्ट पढ़ो, किस तरह के कंक्लूजंस है, और डॉक्यूमेंट देखो किस तरह का काम किया, किस तरह की प्लानिंग की, सुपरविजन किया, रिव्यू किया गया। टेस्ट चेक करो कुछ आइटम्स, इफ सेटिस्फाइड विद वेरिफिकेशन रिलाय ऑन द रिपोर्ट। उन्होंने भी स्टेप नंबर 3 का रेफरेंस दिया हुआ है। थोड़ी तो भी चीज खुद चेक करनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। थोड़ी सी, कभी भी रिलाय करने के पहले थोड़ी सी चीज को खुद चेक करना चाहिए, एटलीस्ट समथिंग यू शुड चेक ऑन योर ओन, थोड़ा सा कुछ तुम खुद चेक कर लो। और ध्यान रखना अल्टीमेट जिम्मेदारी अपनी होगी। तो यहां पर आप स्टेप नंबर 1 का रेफरेंस दो, कॉम्पिटेंस की बात करो, ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट तो नहीं उसकी बात करो, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच की बात करो। आप फिर बात में करो कि भाई उसकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, उसके वर्किंग, उसके स्टेप नंबर 3 शॉर्ट में उसकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, उसके ठीक है, उसके वर्किंग पेपर्स आपने देखने चाहिए, प्लानिंग सुपरविजन रिव्यू बराबर हुआ ना वो देखना चाहिए, कुछ चीजें खुद चेक करनी चाहिए। और फिर जब आपको ऐसा लगे कि सब बराबर लग रहा है तब आपने भरोसा करना चाहिए। स्टेप 1 और 3 दोनों को लिखने के बाद, शॉर्ट में लिखने के बाद आपने बोला भरोसा करें। क्यों इतना सब कुछ? बिकॉज वी कैन डेलीगेट वर्क बट वी कैन नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेट जिम्मेदारी अपनी ही रहेगी। ठीक है, फिर अगला है कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस। एक्सपर्ट की रिपोर्ट कौन से एरिया में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट कौन से एरिया में आ सकती है, कहां पे हमारे लिए हेल्पफुल रह सकती है। इन्होंने देखो पूछने का तरीका सही नहीं है, पूछने का इनका तरीका बिल्कुल सही नहीं है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ओपिनियन 620 में कोई बहुत पुराना क्वेश्चन है, बरसों से ऐसे ही गलत चल रहा है। 620 के अंदर कोई टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स नहीं है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स नहीं है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन नहीं। 620 में लिखा है कौन से एरियाज में वी कैन टेक हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट के रिपोर्ट्स कौन से एरिया में हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ट्रैवल करके शॉर्टकट था, 620 का रेफरेंस देना पड़ेगा, वहां पे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज ट्रैवल करके शॉर्टकट था, कौन से एरिया में मदद ले सकते हैं। टैक्स कंप्लायंस में हम लोग मदद ले सकते हैं, रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस में हम लोग मदद ले सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूएशन में मदद ले सकते हैं, वैल्यूएशन में मदद ले सकते हैं, लाइबिलिटीज में में हम लोग मदद ले सकते हैं। और यहां पर और एक चीज, लेकिन कितना भरोसा कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 5 इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी, इसकी सिर्फ हेडिंग्स उन्होंने ली है। उन्होंने बोला है किसी भी एक्सपर्ट, सिर्फ हेडिंग्स, किसी भी एक्सपर्ट पे भरोसा करने से पहले you should see the adequacy of the work performed by the expert, adequacy of the work performed। अगर एक्सपर्ट assumptions और मेथड, कोई मेथड्स और assumptions यूज करता है तो assumptions और मेथड्स रीजनेबल है ना, वो भी देखना चाहिए।
अगर एक्सपर्ट कोई डेटा यूज करता है तो डेटा कंप्लीट एक्यूरेट है वो भी देखना चाहिए। पहले तो उसका काम इवैल्यूएट करना चाहिए, ऐसा बोलो। अगर एक्सपर्ट अजम्पशन मेथड यूज करता है तो वो भी इवैल्यूएट करो। अगर वो कोई डेटा यूज करता है तो वो भी इवैल्यूएट करो। ये तीन चीजें इवैल्यूएट करने के बाद में जब आपको सब सही लगे तो रिपोर्ट पे भरोसा करो। तो कंक्लूजन, अलग अलग एरियाज में एक्सपर्ट की रिपोर्ट काम आ सकती है। स्टेप नंबर 5 के अंदर जो सिर्फ हेडिंग्स की बात करो, पूरा डिटेल मत देना, सिर्फ हेडिंग्स। देखो मॉड्यूल के अंदर तो आपको दिख ही जाएगा, सिर्फ हेडिंग्स। ऐसा भी है कब अंदर घुस के जवाब देना है, कब नहीं देना है, इसमें भी जजमेंट लगता है। जो क्यूएनए सॉल्व कर करके आता है, क्यूएनए सॉल्व कर करके ये जजमेंट आता है कि भाई ठीक है, यहां पे मुझे पता है सिर्फ मुझे हेडिंग्स देनी है, जो हेडिंग्स देके रखी हुई है बस वो हेडिंग्स के ऊपर बात करनी है। अगर आप देखोगे तो ये हेडिंग्स है। जब भी एक्सपर्ट रिपोर्ट दे, वेदर द रिपोर्ट इज रेलेवेंट, रीजनेबल, रेलेवेंट है ना, रीजनेबल रेलेवेंट है, काम की है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है डेटा उससे उसको मैच हो रही है, इज इट रेलेवेंट, इज इट रीजनेबल, उसके रेलेवेंट है, रीजनेबल है उसके फाइंडिंग्स, बाकी एविडेंस से मैच हो रहा है ना, ये चेक करना पड़ता है। बस ये इतना ही हेडिंग हमको लिखना है। ये जो हेडिंग यहां पे दिया हुआ है यही। फिर अगर सिग्निफिकेंट अजम्पशंस मेथड है तो वो भी रेलेवेंट रीजनेबल है वो भी देखना है। सोर्स और डेटा तो कंप्लीट है ना, रेलेवेंट कंप्लीट डेटा है वो भी, बस ये हेडिंग्स। और जब अगर ऑडिट प्रोसेस, अगर कभी एविडेंस नहीं हो तो फिर हमको ऑडिटर को एडिक्वेट ना लगे चीजें तो और एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है। ये हेडिंग्स आपको लिखनी पड़ेगी, सिर्फ हेडिंग्स। ठीक है, अगेन इंटरेस्टिंग। अभी तक के सिर्फ ये सवाल हुआ करता था कहां कहां पे उसकी रिपोर्टिंग, ये भी है, रिलाय करना कि नहीं उस पर। नाउ अब टेस्ट योर नॉलेज, TYK ये क्वेश्चन है। Z लिमिटेड है मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एस्टीमेट। सो बेसिकली फाइनेंशियल आइटम्स है, उसके असर्शंस है वो एस्टीमेट्स के ऊपर बेस्ड है, एस्टीमेट्स के ऊपर बेस्ड है, दे आर बेस्ड ऑन एस्टीमेट्स। ठीक है, हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एक्चुअली क्वेश्चन टेक्निकली सही नहीं है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड, वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, मैनेजमेंट के हाथ में होता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट के हाथ में होता है, ऑडिटर के हाथ में होता है डिटेक्शन रिस्क। वो डिटेक्शन रिस्क को कम ज्यादा कर सकता है और अल्टीमेटली ऑडिट रिस्क को कम ज्यादा कर सकता है। टेक्निकली थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में, लेकिन उसकी भावनाएं हम समझ गए। बेसिकली एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, और आप रिस्क के लिए क्या करोगे। सो बेसिकली आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करना पड़ेगा। ऐसे 540 है, उसमें स्टेप नंबर 1 है, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। एंड दैट स्टेप नंबर 1 सिंपली टॉक्स अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए और क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए, क्या व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड एंड व्हाट अंडरस्टैंडिंग शुड बी ऑब्टेन विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। वो बात यहां पे बेसिकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देखो क्वेश्चन वाइया थोड़ा क्वेश्चन बराबर नहीं है, क्वेश्चन बराबर नहीं है, ठीक है। इसको बराबर तरीके से मैं मेरे सारे इनपुट दूंगा इंस्टीट्यूट के साथ में। हो सकता है आने वाले मॉड्यूल के अंदर उनके वर्डिंग्स थोड़े से चेंज हो जाए, वर्डिंग्स चेंज, ठीक है, वर्डिंग्स चेंज हो जाए, सही हो जाए, रेलेवेंट हो जाए। तो अब यहां पर जो अपने नोट्स के अंदर स्टेप नंबर 1 देखो, कहां कहां पे चैलेंज कभी कभी आता है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लेट मी शो यू कहां पे चैलेंज आता है। आपने ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लोड नहीं लेना चाहिए। देखो मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे गया, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रिसोर्सेस का टैब है, उसमें गया, वहां पे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, उस पे गया। अब उस पे ऐसे 540 है, उस पे गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आपके मेरे लिए खोला मैंने आपके लिए, तो आपको बता ही दूं। स्टैंडर्ड में पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन आता है कि भाई स्टैंडर्ड में हम क्या क्या कवर करने वाले, क्या कवर नहीं करने वाले, क्या टारगेट है ऑडिटर के लिए, ऑब्जेक्टिव आता है, पहले एक बेस आता है, फिर उसका टारगेट आता है, उसकी डेफिनेशंस आती है, रिक्वायरमेंट सेक्शन आता है। ये तो फॉलो करना ही करना है, और एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहां पे, तो ऐसे 540 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है।
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए, हम पढ़कर आए, स्टेप नंबर 1 है। जब एंटिटी को समझते हैं वो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। एफआरएफ की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता, कहां कहां पे एस्टिमेट्स लगेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे एस्टिमेट्स बनाते हैं वो लोग, वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे ना, तो ऐसे यहां पे पॉइंट लिखे हुए ए बी सी। नाउ हमारे मॉड्यूल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। हमारे मॉड्यूल में उन्होंने जो 8 नंबर का पैराग्राफ है वो लिया, ए नंबर का पैराग्राफ है वो लिया, बी नंबर का पैराग्राफ है वो लिया। अगर आप देखोगे यहां पे लिखा है रेफर पैराग्राफ A16 टू A21। अगर आप इस पॉइंट का एप्लीकेशन चाहते हो तो आप एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में जाओ, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में जाओ और A16 और A21 नंबर का पैराग्राफ लो। तो उन्होंने वो ले लिया बीच में, वो ले लिया बीच में। तो अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखोगे, इंस्टीट्यूट का अगर आप मॉड्यूल देखोगे, ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपको ये पहला पॉइंट दिखेगा, पॉइंट नंबर ए दिखेगा आपको, ए दिखेगा आपको, ए दिखने 8 दिखेगा, 8 दिखने के बाद में ए दिखेगा, बी दिखेगा, और बी के बाद धड़म से उसकी अलग से थ्योरी दिखेगी, उसके बाद में सी दिखेगा। अब आंसर में उन्होंने ये दिया है, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको 540 को, और स्टेप नंबर 1 जब आया, देखो स्टेप नंबर 1 315 की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, एफआरएफ की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, मैनेजमेंट के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, कहां कहां चेंजेस है वो समझ लो, ये समझना बहुत जरूरी है। और फिर एकदम से बीच में मैनेजमेंट के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में उन्होंने डिटेल मार दिया है। फिर उसके बाद में हाउ मैनेजमेंट मेक्स द एस्टिमेट, कंप्यूटेशन कैसे होता है वो दिया है। अब इंस्टीट्यूट ने जो बीच में का जो डिटेल्ड जो बीच में का एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट उन्होंने नहीं लिया है। दे हैव नॉट टेकन दैट पार्ट इन द आंसर, ठीक है। इसलिए मैंने जब आंसर लिखा तो देखो मैंने क्या लिखा है, ऐसे बेसिकली ये क्वेश्चन पढ़ के समझना था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का बात लगने वाली है, उसमें कॉन्सेप्ट ये क्लिक होना चाहिए अगली बार कि भाई रिस्क असेसमेंट रिड्यूसिंग आरएमएम, टेक्निकली गलत है वो, आरएमएम कोई हमारे हाथ में नहीं होता है, आरएमएम मैनेजमेंट के हाथ में होता है, वो रिड्यूस करने, हम रिस्क हम बोलेंगे हम समझ गए कि तुम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टेप नंबर 1 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और हाउ टू कंप्यूटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, डोंट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, वो डिटेल नहीं लेना। अब मुझे तो ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल फ्रेमिंग है उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं, ठीक है, वहीं पे बहुत ज्यादा आएंगे। लेकिन यहां पे उन्होंने कैसा, इसलिए यहां पे मेरे को ओके चलो समझ में आ गया कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या जानकारी इकट्ठा करनी है, मैंने दिया है, बस वो बीच में का डिटेल इंक्लूड नहीं करना है, बाकी आंसर में आ जाएगा, ठीक है, बाकी हम लोग पढ़े हुए हैं हम लोगों ने। सो ऐसे भी चैलेंज होते हैं, ऐसे भी इसलिए आपको कभी कभी ऐसे, इसलिए बेसिक रूट से बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट सेक्शन है, ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए था, रिक्वायरमेंट सेक्शन देते अलग से एक बार, और जो एक्सप्लेनेटरी पोर्शन वो चाहते हैं वो अलग से देते। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बीच में घुसा दिया, बीच में घुसा दिया, हमको वैसे ही पढ़ना पड़ा, क्योंकि जब वो अगली बार कोई नया क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे तो वैसे देखकर ही ड्राफ्ट करेंगे, उसी तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, इसलिए जो नया मॉड्यूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ एनीवेज, तो रिस्क एस्टिमेट्स के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करनी थी। कैन फॉलो अबाउट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस सो दैट गेट सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क आरएमएम, दिस विल हेल्प ऑडिट इन मिनिमाइजिंग रिस्क। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसमें अच्छी ऑडिट प्रोसेस लगाएगा तो अल्टीमेटली ऑडिट रिस्क कम हो जाएगी, ठीक है। ये भी भाई एक बार किया हुआ है तो क्लिक हो जाएगा। ये बड़ा ही मजेदार है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली जॉइंट ऑडिटर्स है। नाउ केस बहुत सिंपल है, आसान है। यहां पे जॉइंट ऑडिटर्स है XYZ, 3 जॉइंट ऑडिटर्स है, और तीनों जॉइंट ऑडिटर्स बोलते हैं कि हम सब अपने अपने एक्चुरीज को अपॉइंट करना चाहते हैं और उनकी रिपोर्ट को स्टडी करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। एक्चुरीज ने रिपोर्ट दी, 3 जॉइंट ऑडिटर्स, तीनों ने अपने अपने एक्चुरी लगाए, तीनों की अपनी अपनी रिपोर्ट्स आई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्चुरीज की रिपोर्ट आपस में मैच नहीं कर रही।
मिस्टर वाई की जो एक्चुअल रिपोर्ट है उस पर भरोसा कर रहा है मिस्टर जेड। वाई और जेड बोलते हैं कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट से अग्री करता हूं, सॉरी एक्स एंड वाई दोनों अग्री कर गए। एक्स बोलता है कि वाई तेरा जो एक्चुअली का रिपोर्ट है मेरे को अच्छा लगा, मैं उस पर भरोसा कर ले रहा हूं, ये दोनों अग्री कर ले। जेड बोलता है मेरे एक्चुअली की रिपोर्ट अलग है, मैं उसी पे भरोसा करूंगा, ठीक है। सो बेसिकली दे आर जॉइंट ऑडिटर्स, दे आर ऑडिटिंग अ एंटिटी, और कोई एरिया होगा जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एंड दे ऑल हैव देयर, उनका कहना है सब अपने अपने एक्चुअलीज को लगाना चाहते हैं, लगाओ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सब अपने अपने एक्चुअली को लगा रहे हैं। 3 एक्चुअलीज की रिपोर्ट आती है। एक्स और वाई बोलते हैं कि भाई वाई का जो एक्चुअली अच्छा लग रहा है, एक्स और वाई के एक्चुअली पे डिपेंड पे भरोसा कर लेते हैं, और जेड बोलता है मैं मेरा करूंगा। अलग अलग रिपोर्ट, ऐसे 219 में हम पढ़कर अलग अलग रिपोर्ट देते हैं। एक्स और वाई मिलकर एक रिपोर्ट देते हैं उनके एक्चुअली की रिपोर्ट के हिसाब से, जेड रिपोर्ट देता है अपनी अलग उसके एक्चुअली की रिपोर्ट के हिसाब से, और आगे जाके पता चलता है कि जो वाई के एक्चुअली था उसकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम था, इट वॉज अ फॉल्टी रिपोर्ट, बहुत गलत गलत चीजें लिखी हुई थी, कमेंट। सो बेसिकली जॉइंट ऑडिटर भी है, जॉइंट ऑडिटर्स भी है, और साथ में एक्सपर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर तो ऐसे 620 ऐसे बहुत कम स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। जबरदस्ती हर जगह पे हर चीज नहीं लगानी, ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जहां पे 2 स्टैंडर्ड्स लगते हैं, ठीक है। जबरदस्ती ना लगाए, अपने मन से मल्टीपल स्टैंडर्ड्स। और मैं कितना ही बोलूं, आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको समझ के याद रख, मतलब एग्जाम में ऐसा होना चाहिए यार इतने क्वेश्चंस तो मेरे देखे हुए, और इंस्टीट्यूट ऑडिट में थ्योरी सब्जेक्ट में पूरा मौका देता है कि रिपीटेशन होता है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है, पूरा मौका देता है। अगर ऑल टुगेदर कुछ नया पूछा है तो सबके लिए चैलेंज है, फिर जितना हो सके उतना आप अप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करें, अपना दिमाग लगाकर कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट लिखना है, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑडिट में कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़े हैं लेकिन उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यहां लिखूं, दैट इज अ चैलेंज। क्यूएनए सॉल्व कर करके वो चैलेंज थोड़ा सॉल्व होता है, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं होता है, डोंट वरी अबाउट इट। जितनी आपकी तैयारी है उतनी तैयारी पूरे इंडिया की, उससे ज्यादा बेहतर आपकी तैयारी, ये मैं अश्योर करता हूं। आपने अगर अपना जो प्रोसेस पूरा फॉलो किया हुआ है, यू आर वेल प्लेस्ड, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। नाउ अब अगर जो पेपर फंस जाता है पूरा पास से, तो उसमें बच्चे 80-80 स्कोर कर लेते, 80 प्लस स्कोर कर लेते। कभी कभी नहीं फंसता है तो कोई बात नहीं, 60-60 प्लस स्कोर करते, 70 तक भी पहुंच जाते। तो आपको यहां पे पहले बताना था कि भाई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे भरोसा करने से पहले उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, ये ऊपर ही हम पढ़ के आए थे। सेम चीज, एक्सपर्ट की रिपोर्ट अगर मिलेगी तो चेक करना पड़ता है, इज इट रेलेवेंट, इज इट रीजनेबल, इज इट मैचिंग विद अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, अदर ऑडिट एविडेंसेस। If there are significant assumptions and method, we should go and check significant assumptions and methods also. If there is a data, we should check whether data is complete, accurate, reliable and relevant. Data भी बराबर चेक करना पड़ता है। Step number 5, evaluating work of the expert. Step number 5, evaluating work of the expert. ऐसे 219 के बस कुछ प्रिंसिपल्स आप बताओ कि रिपोर्ट में अगर डिसएग्रीमेंट है तो लोग सेपरेट रिपोर्ट दे सकते हैं, और अगर कोई एक इंडिविजुअल जॉइंट ऑडिटर की गलती है तो वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बाकी लोग जिम्मेदार नहीं रहते। अगर किसी ने अपने एरिया में अपने काम में गलती की है, अपने एरिया में गलती की है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होता है, बाकी लोग जिम्मेदार नहीं होते। आप यहां पे बोलेंगे कि कंक्लूजन में तीनों ऑडिटर्स ने भरोसा करने से पहले ऐसे 620 के हिसाब से रिपोर्ट को इवैल्यूएट, स्टडी, एनालाइज करना चाहिए था। लोग अपनी अपनी सेपरेट रिपोर्ट दे सकते थे, एब्सोल्युटली फाइन, सब लोग अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज पर ऐसे 299। तो कंक्लूजन में ऐसा है, एक्स और वाई ने एक बंदे की रिपोर्ट पे भरोसा किया और बाद में फॉल्टी दिख रही है, इसका मतलब उन्होंने सोच समझ के उसका काम इवैल्यूएट नहीं किया, स्टडी नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, मतलब 620 का नॉन कंप्लायंस है। अगर रिपोर्ट फॉल्टी निकल रही है, इसका मतलब इन्होंने सोच समझ के ऐसा अज्यूम कर लिया उन्होंने कि भाई इन्होंने बराबर देखा नहीं होगा। हमेशा अजम्पशन ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी हो, ये भी एक कला है, हमेशा अजम्पशन ऐसा जिसमें गिल्टी हो, अगर गिल्टी नहीं होगा तो सब सही होगा। तो आपको बताना है 620 के अंदर ऐसे 620 के हिसाब से उन्होंने स्टडी एनालाइज नहीं किया, गलती की उन्होंने, ठीक है, सेपरेट रिपोर्ट दी उन्होंने, एब्सोल्युटली फाइन। तो अल्टीमेट कंक्लूजन है एक्स और वाई से गलती होगी, उन्होंने बराबर इवैल्यूएट नहीं किया, ठीक है, 620 फॉलो नहीं किया, और ऐसे 299 में जिनके एरिया में गलती है, जिनकी गलती है वही जिम्मेदार रहेंगे। मिस्टर जेड जिसकी एक्चुअल रिपोर्ट सही थी और उसने सेपरेट रिपोर्ट दी है, वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे।
मिस्टर जेड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पे 620 का बराबर कंप्लायंस नहीं है, और 299 के भी उन्होंने आंसर लिखते वक्त 299 का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन मेरे हिसाब से रेफरेंस जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट के आंसर में कुछ कमी है तो अपन ने खुद ऐड करने का, इंस्टीट्यूट के आंसर में कमी है तो अपन ने खुद ऐड करके चलने का, ठीक है, प्रॉब्लम चिंता नहीं करने का। नाउ ए एंड कंपनी ऑडिटर है एयरवेज लिमिटेड। ओवरऑल ऑडिट प्लान कैसे बनाओगे इसके बारे में बताओ, ओवरऑल ऑडिट प्लान, ठीक है। एसए 300 का रेफरेंस दे दो, कॉन्सेप्ट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का आप हम पढ़कर आए रोज, रिसोर्सेस की स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी, स्कोप की स्ट्रैटेजी, ठीक है, कौन से इससे बहुत एफर्ट्स पे इंपैक्ट पड़ता है वो स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएटिंग प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट, वो आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करो कि ये सब चीजों को सोचकर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब क्वेश्चन में ओवरऑल ऑडिट प्लान पूछा है, सुन लो उसके बारे में, ये तो मैं आपको बता कर रहा है। ट्रेडिशनल थ्योरी में ओवरऑल ऑडिट प्लान बोलते थे और नए इसके अंदर हम लोग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब इन्होंने जो आंसर दिया है ना, इन्होंने जो आंसर दिया है वो ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से दिया है, मॉड्यूल में भी नहीं है वो। इन्होंने जो आंसर दिया है वो ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से दिया है, वो तो मॉड्यूल में भी नहीं है, इट इज नॉट देयर इन मॉड्यूल ऑल्सो। जो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 उसमें थ्योरी में भी नहीं है, उसमें जो बातें मोटा मोटी वही बातें हैं जो हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में, और मेरा एक्सपीरियंस है एमटीपी आरटीपी में वो लोग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के आंसर को ज्यादा प्रेफरेंस देते। मैंने नोट डाला बराबर, इसलिए मेरे हिसाब से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के जो हम रोज वाले पॉइंट्स पढ़कर आए हैं वो रोज वाले पॉइंट्स ही यहां पे बताने चाहिए, वही आपने फॉलो करना चाहिए, उसी को समझो, उसी को याद रखो, उसी के हिसाब से चलो, ठीक है। जबरदस्ती आप ज्यादा चीजें याद करने को मत जाओ, चीजें कम है क्या याद करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट को हमेशा इसको एज अ ऑल्टरनेटिव आंसर देते हुए देखा हुआ है, जब देखा हुआ है तो वही उसको फॉलो करो। दो आंसर क्यों फॉलो करना, फाइनल में आते आते बच्चों का जोश एकदम लाइन पे आ जाता है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर स्टडीज, स्मार्टनेस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पे ध्यान दे किस पे नहीं दे, कैसे लेकर चले, ठीक है। नाउ फिर नेक्स्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 5 साल से ऑडिट चल रहा है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 5 साल से ऑडिट चल रहा है, और उन्होंने भी ऑनलाइन शॉपिंग शुरू किया है। ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना है, ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना है, वर्ड है ऑडिट स्ट्रेटेजी, वर्ड है आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेटिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो भाई ऐसे 300 का रेफरेंस दे दो और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लो, इतना मेरे हिसाब से आंसर। लेकिन और भी ऑनलाइन शॉपिंग उन्होंने नया काम शुरू किया है, ऑनलाइन शॉपिंग का उन्होंने नया काम शुरू किया है, तो उसमें वो समझा रहे हैं, कुछ बातें समझ के हमने स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आंसर में उसकी जरूरत नहीं थी, और ऑनलाइन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ऑनलाइन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बस हम लोग उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ रहे हैं, ऐसी वाली बात है। उन्होंने बोला है अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप ऑनलाइन शॉप सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है वो समझो थोड़ा, और उन्होंने अलग से डाला है अपने मन से, ये भी मेन मॉड्यूल में नहीं है, इससे मुझे कभी कभी दिक्कत होती है, जो कभी कभी मेन मॉड्यूल में नहीं है यार, मेन मॉड्यूल में जो नहीं है फिर तो पूरा ओशन है, क्या क्या पढ़ना, ठीक है, मेन मॉड्यूल में बात दी नहीं है यहाँ पे। ऑनलाइन शॉपिंग बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन से, ऑनलाइन सेल्स है, उसके कमीशन के पेमेंट है, कोरियर चार्जेस है, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो, धंधे के, वो समझो। बिजनेस और अकाउंटिंग प्रोसीजर, बिजनेस प्रोसेस, ऑर्डर कैसे आता है वो प्रोसेस, डिस्पैच कैसे होता है वो प्रोसेस, सेटलमेंट कैसे मिलता है, पैसे कैसे मिलते हैं वो प्रोसेस, वो पूरी प्रोसीजर समझो, उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर भी समझो कि अकाउंटिंग कैसे होती है। अंडरस्टैंड ऑल इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अंडरस्टैंड बिजनेस एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ये हेडिंग्स बड़े काम के, साइड हेडिंग्स, ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होता है, कैसे अप्रूव होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, कैसे प्राइमरी बुक्स में जाता है, कैसे सेकेंडरी बुक्स में जाता है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, पूरा प्रोसेस समझो। कौन से अकाउंट्स और कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से अकाउंट्स कौन से रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझो। ट्रांजैक्शन के अलावा इवेंट्स एंड कंडीशंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ, आप बोलते हो इवेंट, आप काम करते हो उसका चीज, डेप्रिसिएशन इज इवेंट, इवेंट और कंडीशंस को कैसे कैप्चर, कौन इवेंट्स और कंडीशन पे ध्यान देता है उसको कैसे कैप्चर करते हैं। लिटिगेशन इज अ इवेंट,
डेप्रिसिएशन इज ए इवेंट, ठीक है। ऑब्सोलेसेंस एक कंडीशन, जो भी इवेंट्स एंड कंडीशंस को कैसे कैप्चर करते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है उससे कनेक्टेड, इसको भी समझना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसमें ऑनलाइन का क्या था जान दो। इन्होंने और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को समझो, प्रोसीजर्स को समझो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को समझो, ट्रांजैक्शन के बाद इवेंट्स एंड कंडीशंस की अकाउंटिंग कैसे होती वो समझो, जेवीज आखिरी में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती वो समझो। डिस्कस करो पॉइंट 3 और 4 जो केस है, इसके हिसाब से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी ड्राफ्ट होनी चाहिए। तो यहां पे अपना रोज वाले पॉइंट्स भी आएंगे, और ये ऑनलाइन के लिए बोल रहे और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लो, वो वाले पॉइंट्स भी आएंगे, दो पॉइंट्स। जबकि वो पॉइंट्स में ऑनलाइन के बारे में एक वर्ड लिखा हुआ नहीं है, नथिंग इज रिटन, ठीक है। डोंट वरी, इंस्टीट्यूट को लेकर बैठूंगा मैं, कोई भी चेंज आएगा आप लोगों को भी इंफॉर्म करूंगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्टेड कंपनी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो अपने पुराना क्वेश्चन है, ये अपने परम क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक बेसिकली लिस्टेड कंपनी है और एंगेजमेंट पार्टनर ये चेक कर रहा है कि मेरी टीम एथिकल और इंडिपेंडेंट है ना, वेदर माई टीम इज एथिकल एंड इंडिपेंडेंट, वो चेक कर रहा है। रिव्यूअर है EQCR, आपको पता है लिस्टेड कंपनी। अच्छा, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने इसको गलती से डाल दिया चैप्टर नंबर 3 में, जाना चाहिए था चैप्टर नंबर 1 में। कोई बात नहीं, माफ कर दो, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। लिस्टेड कंपनी में EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी होता है। अब ये रिव्यूअर आके भी इंडिपेंडेंस ऑफ द टीम चेक करना चाहता है। एंगेजमेंट पार्टनर बोल रहा है टीम का एथिकल और इंडिपेंडेंट ये चेक करना मेरी जिम्मेदारी है, तू रिव्यूअर है तो बाकी चीजें चेक कर ले, इंडिपेंडेंस तेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर बोल रहा है इंडिपेंडेंस मैं देख लूंगा, तू मत चेक कर। सो देयर इज एंगेजमेंट पार्टनर एंड रिव्यूअर्स, ठीक है, दोनों के अलग अलग थॉट प्रोसेस है। आप बताएं ऐसे 220 के हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है। वेरी इंटरेस्टिंग, कौन सही है और कौन गलत है ये आप बताएं, ठीक है। नाउ ऐसे 220 का रेफरेंस दीजिए और एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस बराबर है ना टीम का, ये डेफिनेटली एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। उन्होंने जितना मॉड्यूल में दिया उससे भी ज्यादा इलैबोरेट किया है, जितना मॉड्यूल में मेन मॉड्यूल में है उससे भी थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला ना, किसी भी पॉइंट का इलैबोरेशन मिल जाता है। एप्लीकेशन मटेरियल होता है हर स्टैंडर्ड के अंदर, वहां से इलैबोरेशन मिल जाता है। अब इंस्टीट्यूट ऐसा है, कभी वो इलैबोरेशन इंक्लूड करती है, कभी वो इलैबोरेशन इंक्लूड नहीं करती है। इस बार के मॉड्यूल में नहीं था लेकिन आंसर में लेकर आ गए, चिंता मत करिए, थोड़ा लेकिन कॉमन सेंस है, इजी है। अपना प्रिंसिपल एकदम इसी, अपना प्रिंसिपल आसान है। जितना मॉड्यूल में दिया है उसको अच्छे से करेंगे, जितने क्वेश्चंस में उन्होंने दिया है वो अच्छे से करेंगे, ये अच्छे से हम लोग कर लेंगे। इसके बाद एक कदम आगे जाके जो चीजें नहीं दी हुई है उसका भी ओवरव्यू ले लेंगे आखिरी में। इसको सुपर स्ट्रांग बनाओ, ठीक है, इसको सुपर स्ट्रांग बनाओ, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब उसको उन्होंने थोड़ा इलैबोरेट किया, बोले बिल्कुल कंप्लायंस चेक करना, इंडिपेंडेंस कंप्लायंस चेक करना एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। उसने रेलेवेंट डेटा ऑब्टेन करना चाहिए, टीम मेंबर्स के पास में कितने शेयर्स है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप है क्या, कोई रिलेटिव है क्या, उसने देखना चाहिए कहीं पे ब्रीच हुआ है क्या, कोई लॉ ब्रीच हुआ है क्या, अपने फर्म की कोई पॉलिसी है इंडिपेंडेंस को लेकर, वो कोई ब्रीच हुई है क्या, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है टीम में से किसी को हटाना पड़े, किसी के शेयर्स को बिकवाना पड़े, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इशू है तो हो सकता है विड्रॉ करना पड़े, ऐसे अलग अलग स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। ये उन्होंने थोड़ा इलैबोरेट किया, ठीक है भाई, हाँ भाई इंडिपेंडेंस चेक करना जिम्मेदारी है। फिर इन्होंने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की भी बात की है और उसका इन्होंने बोला है कि भाई लिस्टेड कंपनी में तो रिव्यूअर के ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी होती है कि तू जाकर चेक कर कि टीम इंडिपेंडेंट थी ना। ये यस, रिव्यूअर को जाकर चेक करना पड़ता है कि टीम इंडिपेंडेंट थी कि नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी है। टीम इंडिपेंडेंट थी ना, इन्होंने प्रॉपर कंसल्टेशंस, इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड एरिया में कंसल्टेशंस लिए ना, इनके वर्किंग पेपर्स में जो भी बातें लिखी हुई है सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर बातें सही लिखी हुई है ना, एंड सो ऑन। 3 बातें थी, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है चलेगा, ज्यादा याद नहीं आना चाहिए। आपको अगर कम चीजें याद आ रही है एब्सोल्युटली फाइन, कितना भी अच्छा पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ दिनों में धुंधला हो जाता है।
इसलिए ऑडिट में दो ऑडियो रोज के, दो ऑडियो रोज के, दो ऑडियो रोज के दो ऑडियो सुनते जाओ, 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 सुनते जाओगे तो टच में रहोगे, सुनते जाओगे तो टच में रहोगे। तो फाइनली अभी केस जिसका कंक्लूजन क्या है? यस, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस को चेक करना। आप बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी है एंगेज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चेक करना ही करना चाहिए। ठीक है, रिव्यूअर, लिस्टेड कंपनी में रिव्यूअर की भी जिम्मेदारी है कि उसने इंडिपेंडेंस को चेक करना चाहिए, दोनों की है। यहां पे पार्टनर बोल रहा है मैं ही देखूंगा, तू नहीं देखेगा। पार्टनर का अप्रोच गलत है, पार्टनर की बात गलत है। वो रिव्यूअर को रोक रहा है इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए, रिव्यूअर को रोक रहा है इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां बराबर निभाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। नाउ अब यहां पे लेट्स सी, तो एक कंपनी है, 30 साल से काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, देहरादून में प्लांट है, ऑफिस दिल्ली में है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है रिसेंटली। ऑडिटर वांट्स एन एंगेजमेंट लेटर बट मैनेजमेंट बिलीव्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये वापस चैप्टर नंबर 1 का है, ये वापस चैप्टर नंबर 1 का है, दिस इज अ चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे 210 तो ऑफिशियली अपने कोर्स में नहीं है, सिर्फ इंडेक्स में लिखा हुआ है कि भाई 210 के बारे में कुछ बातें पूछ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा यार ये मेरे को इंस्टीट्यूट का इतना अच्छा नहीं लगा, पूरी क्लैरिटी रखना, ये कोर्स में है, ये कोर्स में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना मॉड्यूल में दिया वो अच्छे से करना अपना, सिंपल। और क्या है, सीए की पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप है मॉड्यूल और उसके क्वेश्चंस, वो स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद हम और जो करते जाएंगे वो बोनस है, दैट इज बोनस। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, करेंगे ना पूरी दुनिया करेंगे अपन, काय को चिंता करते, पूरी दुनिया करेंगे। अरे लेकिन पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लेते ना, उसके बाद आगे। ठीक है, उसके बाद, और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, इसमें गला सूख जाता है, पसीना आ जाता है इसके अंदर ही। एंगेजमेंट लेटर मानो इंस्टीट्यूट नहीं मान रहा, उसने फॉर्मेट भी शेयर किया, फिर भी वो नहीं मान रहा। अब मैनेजमेंट बोल रहा है ऐसे 210 क्या बोलता है एंगेजमेंट लेटर के बारे में, बताओ। ये बचपन की याद है, ऐसे 210। ठीक है, अग्रीइंग टर्म्स ऑफ ऐसे 210 लग रहा है भाई साहब, आप उसमें बताओगे कि मैंडेटरी है और रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। एंगेजमेंट लेटर तो बनना ही बनना चाहिए शुरुआत में, और रिटर्न फॉर्म में बनना चाहिए, बचपन से पढ़ के आ रहे। 5 मैंडेटरी क्लॉजेस है, बताना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या। 5 मैंडेटरी क्लॉज, पहले ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, आर दे एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, वेदर इट इज एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एक कदम आगे जाके और बताना, वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के बारे में ऐसे 700 में और डिस्कस करेंगे। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट, किसके ऊपर कमेंट करने वाले और क्या कमेंट करने वाले हो वो बता दो। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, कवरेज, पूरा पूरा कंपनी, पूरा ग्रुप है कि पूरी कंपनी है कि सिर्फ एचओ है, ब्रांचेस है, स्कोप, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, क्या कवर कर रहे हैं। फिर मैनेजमेंट के 2 पॉइंट है, उनकी क्या जिम्मेदारियां है और वो कौन सा एफआरएफ फॉलो कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उनकी जिम्मेदारी है, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना उसकी जिम्मेदारी है, उसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट उसके लिए उनकी जिम्मेदारी है। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, 2 पॉइंट, भाई अपनी जिम्मेदारी है ऑडिट परफॉर्म करना एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और ऑडिट रिपोर्ट देना, उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देना। ठीक है, तो भाई एंगेजमेंट लेटर बनना पड़ेगा, रिटर्न में होगा, उसमें 5 बातें, एक ऑब्जेक्टिव और स्कोप की बात, 2 बातें मैनेजमेंट से कनेक्टेड है, 2 बातें ऑडिटर से कनेक्टेड है। केस का डिस्कशन होगा और उसका कंक्लूजन होगा। एंगेजमेंट लेटर इज मैंडेटरी, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड कवर अबव पॉइंट्स। तो मैनेजमेंट की जो बात है वो बिल्कुल ही गलत है, वो बात सही नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी है और रियल एस्टेट बिजनेस में काम कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी है, रियल एस्टेट बिजनेस में काम कर रहे हैं। ऑडिटर बोल रहा है
ही वॉन्ट्स टू रिव्यू आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑफ प्रायर पीरियड। ये भी कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया है। वापस ये मॉड्यूल के अंदर कॉन्सेप्ट कवर नहीं है लेकिन क्वेश्चन में है, इसलिए जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में कवर हो रहा है वो अपन क्वेश्चंस के साथ देखेंगे भाई, ठीक है, क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है, दैट्स इट। नाउ ऑडिटर बोलता है कि पिछले साल तुमने जो एस्टिमेट्स बनाए थे, इस साल उसका क्या आउटकम आया, मैं उसको रिव्यू करना चाहता हूं। इस बार उसका आउटकम आया तो आउटकम रिव्यू करना चाहता हूं। इस साल अगर तुमने उसको री एस्टिमेट किया तो वो देखना चाहता हूं। उसको बोलते हैं रिव्यूइंग प्रायर पीरियड एस्टिमेट्स। पिछले साल के एस्टिमेट्स का अल्टीमेटली क्या हुआ वो मैं देखना चाहता हूं। मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है। क्यों देखना है भाई? पिछले साल का ऑडिट हो चुका है, उस पर रिपोर्ट दे चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू, क्यों पिछली बातें चेक करनी है? तो फिर आप बताओगे 540 का रेफरेंस दोगे, आप बोलोगे मैंडेटरी है टू रिव्यू आउटकम ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ प्रायर पीरियड, इट इज मैंडेटरी। ऑडिटर ने मैंडेटरी करना ही करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि सिर्फ इनकम वाले जितने भी थे, इनकम वाले एस्टिमेट्स कम इनकम आई है, एक्सपेंस में ज्यादा एक्सपेंस आ रहे हैं, बियर बेनिफिट्स क्या है इसके? बियर बेनिफिट्स है। समझ में आता है कि मैनेजमेंट बायस्ड है कि नहीं। अगर आप देख रहे हो एक आपको पैटर्न दिख रहा है तो उसे समझ में आता है मैनेजमेंट बायस्ड है। आपको इफेक्टिवनेस, एस्टिमेशन प्रोसेस कितनी इफेक्टिव है, इनका एस्टिमेट करने का तरीका कितना स्ट्रांग है, कितना इफेक्टिव है, वो समझ में आता है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, प्रोसेस स्ट्रांग थी फिर भी फ्लक्चुएशंस दिख रहा है, इसका मतलब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस एस्टिमेट में, आउटकम बहुत कम ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर इस साल री एस्टिमेशन हुआ है तो उसका एविडेंस मिल जाएगा कि भाई पिछले साल क्या सोचकर एस्टिमेट बनाए थे, इस साल क्या सोचकर उसको चेंज किया गया। रिव्यू मारो, बायसनेस के बारे में पता चल जाता है, एस्टिमेशन प्रोसेस कितनी स्ट्रांग है समझ में आ जाता है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ठीक है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कितनी है वो समझ में आता है। री एस्टिमेशन चेक करने में काम आ जाएगा, लेकिन नॉट विथ ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट मिसस्टेटमेंट। ये सब हम चेक कर रहे हैं लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम पुरानी गलतियां निकालें, ना ना ना, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के पिछले साल के मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालने के लिए हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं। अरे इस साल के ऑडिट में उसकी बहुत मदद है, इस साल के ऑडिट में उसकी बहुत मदद है, बहुत मजा आ रहा है इस साल के ऑडिट में, इस साल के ऑडिट में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, उसका बहुत फायदा हो रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। केस डिस्कशन और फिर उसका कंक्लूजन। तो भाई मैनेजमेंट की सोच बिल्कुल गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, रिव्यू करना मैंडेटरी है, करना करेंगे हम लोग, उसके बहुत सारे फायदे। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया। हमारा इंस्टीट्यूट, मेरे को बड़ी याद आ रही थी ये क्वेश्चन, ये अच्छा, ये क्वेश्चन सब पुराने हैं, ये पहले भी पूछे हुए, ये पहले भी पूछे हुए क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस पुराने हैं, ये भी क्वेश्चंस पुराने हैं। ऐसे 620 का क्वेश्चन है। बेसिकली एक कंपनी है जिसका नेटवर्थ 1300 करोड़ है, इंडेस उनको एप्लीकेबल है और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में डील कर रहा है। दे आर डीलिंग विद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में डील कर रहा है। इन्वॉल्व ऑडिटर्स एक्सपर्ट फॉर ऑडिटिंग वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया। दोनों पहले एक में को जानते नहीं थे लेकिन अब दोनों के अच्छा बॉन्ड बन चुका है। सो बेसिकली एक्सपर्ट इज अपॉइंटेड फॉर वैल्यूइंग डेरिवेटिव्स। दोनों एक में को पहले जानते नहीं थे, अब बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। इन्होंने कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं बनाया, कमेंट। ऐसे 620 में हम पढ़कर आते हैं कि भाई साहब अग्रीमेंट बनाना जरूरी है, अग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा। वन ऑफ द स्टेप है दैट देयर शुड बी अग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट के बीच में। तो ऐसे 620 का रेफरेंस देना है, फिर आपको बोलना है रिटर्न में अग्रीमेंट बनना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं आपको बता दूं तो यहां पे लिसन, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। जब अग्रीमेंट बनता है तो अग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए, ये हम पढ़ कर आए। उसमें नेचर ऑफ वर्क,
क्या काम होने वाला है वो लिखा होना चाहिए। अगर आपको याद है, नेचर ऑफ वर्क के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग के बारे में बात लिखी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में बात लिखी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बातें लिखी होनी चाहिए, किसकी क्या जिम्मेदारी है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी, हमारी क्या जिम्मेदारी, वो बातें लिखी होनी चाहिए। ये हम पढ़कर है, लेकिन इन्होंने वो नहीं दिया है। और एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक्सपर्ट के साथ में अग्रीमेंट डिटेल्ड में कब होना चाहिए, वो उन्होंने दिया हुआ। सर हमको कैसे समझेगी ये बात? देखो, क्यूएनए पढ़ना पड़ता है। क्यूएनए पढ़कर आप बहुत सारी बातें सीखते हो, समझते हो। 100 में से, ठीक है, मतलब 100 में से 90 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लॉजिकल क्वेश्चंस और लॉजिकल आंसर्स है। 10 क्वेश्चन लेकिन ऐसे रहेंगे। सी वी आर डीलिंग विद सब्जेक्टिव थिंग, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रिंसिपल बेस्ड, उनका इंटरप्रिटेशन, उनका एप्लीकेशन, इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। इट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो 10% तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, यार इसका आंसर मेरे हिसाब से ये नहीं, कुछ और होना चाहिए था। अब इंस्टीट्यूट को कौन समझाएगा? मेरे हिसाब से यहां पे आंसर देना चाहिए था कि भाई अग्रीमेंट में क्या क्या आना चाहिए। मेरे हिसाब से उन्होंने आंसर दिया है कि उन्होंने तो ये बोला है, भाई तुम इस बंदे को नहीं जानते थे, अब तो अग्रीमेंट और डिटेल्ड में होना चाहिए। एक तो अग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए, ऊपर से तुम ये बंदे को, नया नया बंदा इसका, तुमने पहले काम नहीं किया, तब तो अग्रीमेंट और डिटेल्ड में होना चाहिए। तो अग्रीमेंट शुड हैव बीन डिटेल्ड। उस पॉइंट को पकड़ा इन्होंने, कह रहे नया बंदा है, अग्रीमेंट तो और डिटेल्ड में होना चाहिए था। तो उन्होंने बताया ऐसे 620 है, और ऐसे 620 ये भी बताता है कि कब चीजें बहुत डिटेल में लगती है। तो शॉर्टकट है, न्यूक्लियर डील इज कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर डील कॉम्प्लेक्स है, अग्रीमेंट डिटेल में बताओ। अगर आप कोई ऐसे एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हो जिसके साथ पहले कभी आपने काम नहीं किया था, तो अग्रीमेंट डिटेल में होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, क्लैरिटी बहुत डिटेल में करो। डी, डिफरेंट रोल्स। जो काम उससे एक्सपेक्टेड है, और जो हम, ये एक नया, एकदम नया एरिया है। नया एरिया है, ये एकदम नई चीज है। ऐसा काम जनरली मार्केट में नहीं होता, लेकिन एक कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आ गई है। एक कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आ गई है आर&डी के अंदर। डिफरेंट रोल्स एंड, अलग तरीके का काम उसको करना है, अलग तरीके का काम हमको करना है। जब कोई बहुत नई चीज तुम कर रहे हो तो अग्रीमेंट और डिटेल में होना चाहिए। एक्सटेंट ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। जो एक्सपर्ट काम कर रहा है ना, बहुत बड़ा काम कर रहा है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। उस एरिया का 95% एविडेंस एक्सपर्ट निकाल के ला रहा है, हम 5% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अग्रीमेंट डिटेल में रखो, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। अगर उसको एक्सेस है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, अग्रीमेंट डिटेल में रखो। न्यूक्लियर डील इज कॉम्प्लेक्स। एल, लीगल, मल्टी जुरिस्डिक्शन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। लीगल एंड रिक्वायरमेंट, मल्टी जुरिस्डिक्शन, अरे बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। ऑयल वेल एक्सप्लोरेशन है, इंटरनेशनल वाटर्स में मल्टीपल जुरिस्डिक्शन लीगल रिक्वायरमेंट्स है। सी, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, भाई कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई साहब, एक तो अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, ऊपर से तो नया बंदा था तो डिटेल्ड में होना चाहिए। देखो ये एग्जांपल है, बोले नया बंदा है, डिटेल में, डिफरेंट काम कर रहे हैं, डिटेल में, एक्सपर्ट बहुत डिपेंडेंट है, डिटेल में, आपके एक्सेस है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अग्रीमेंट डिटेल में, ताकि डिस्क्लोज ना हो जाए। लीगल रिक्वायरमेंट बहुत सारी है, डिटेल में, कॉम्प्लेक्स डिटेल में। तो बिल्कुल गलत किया है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया, डिटेल तो छोड़ ही दो। अग्रीमेंट ही साइन नहीं मारा, डिटेल तो छोड़ दो, तो बोले बिल्कुल ही गलत किया इन्होंने। ना भाई, ये क्वेश्चन देखकर तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा, बहुत, कसम से इतने आंसू निकले मेरे कि क्या ही बताऊं मैं आपको। ये मतलब क्या ही बताऊं यार, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। ये ट्रेडिशनल देसी क्वेश्चन, 100 साल पुराना क्वेश्चन है, एकदम ही 100 साल पुराना क्वेश्चन। ठीक है, क्या है सर ये 100 साल पुराने वाले क्वेश्चन में? तो बेसिकली एक मूवी थिएटर है, एक मूवी थिएटर है, उसका ऑडिट तुम कर रहे हो। एक मूवी थिएटर है और उसका ऑडिट तुम कर रहे हो, उसका ऑडिट प्रोग्राम तुम बनाओ। टिकट से रेवेन्यू स्ट्रीम, टिकट से पैसा कमाते हैं, कैफे खाना बेच बेच के पैसा कमाते हैं, एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं, पार्किंग से पैसा कमाते हैं। ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। ये कोई ऐसे के ऊपर बेस्ड ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अब पूछ लिया है, डाला है, मॉड्यूल में दिया है, वो भी नए कोर्स के मॉड्यूल में दिया है, तो पढ़ना बनता है। बहुत टाइम पास ऑडिट प्रोग्राम है।
बेसिकली क्या ऑडिट प्रोसीजर हमने परफॉर्म, पहले प्रिलिमिनरी रिव्यू, लेकिन ये हेडिंग्स हमने बड़ी प्यारी दी है। हेडिंग से याद रखना, समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। हेडिंग्स बड़ी प्यारी देके रखिए। तो प्रिलिमिनरी रिव्यू है, पहले थोड़े डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए देखो और उसमें ये देखो, स्टडी करो कि इनको थिएटर चलाने का ऑब्जेक्टिव क्लॉज में थिएटर चलाने का परमिशन था क्या। तो प्रिलिमिनरी रिव्यू में ये देखो कि भाई परमिशन था क्या इस चीज का, वो आपको देखना है। फिर टिकट सेल्स भाई मतलब पहले तो प्रिलिमिनरी रिव्यू में परमिशन था क्या, फिर टिकट सेल्स की लोग बात कर रहे हैं। भाई टिकट को बेचने का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ऑनलाइन बुकिंग होती है तो उसका भी सिस्टम क्या है वो समझ लो। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा टिकट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। प्री प्रिंटेड टिकट होना इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक बुकलेट होती है टिकट की, उसमें नंबर्स होते हैं, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हर शो की अलग अलग कलर की टिकट्स होती है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। टिकट को फाड़ देते, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हर शो का रिकंसिलेशन बनता है, इतनी टिकट्स थी, इतने बिकी, इतने क्लोजिंग बैलेंस है, जितनी बिकी उसका पैसा आया क्या। तो टिकट सेल्स में कॉमन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑनलाइन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है। और रिकंसिलेशन चेक करो, कुछ शोज के साल भर में कुछ शोज के रिकंसिलेशन चेक करो कि भाई इतना टिकट बुकलेट था, इतना माल बिका, इतना क्लोजिंग है, क्लोजिंग मैच हो रहा, नंबर ऑफ टिकट जो बाकी है, बाकी पैसे कैश बुक में मैच हो, इतने पैसे आए। एंसिलरी बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल, कैफे शॉप जो भी है उसमें इंटरनल कंट्रोल। भाई रेवेन्यू लीकेज नहीं होना चाहिए, क्या तुमने सिस्टम बना के रखा है, बिल बनना ही चाहिए, मैंडेटरी है, बिल बनाने वाला बंदा अलग है, कलेक्शन करने वाला अलग है, इंटरनल कंट्रोल समझ लो। एडवर्टीजमेंट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कोई बंदा है जो एडवर्टीजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, उसके हिसाब से उसके अप्रूवल के बाद में एड दिखाए जाते हैं, एड का हिसाब रखा जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं। पार्किंग में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है ना भाई, टिकट्स के बेसिस पे रेवेन्यू कलेक्ट होता है, और जिस जो कलेक्शन करता है हर दिन के एंड में इतने टिकट सेल हुए वो चेक करते हैं। बेसिकली यार टिकट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो, एंसिलरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो, एडवर्टीजमेंट का चेक करो, पार्किंग का चेक करो। फिर पेमेंट्स, अभी तक के रेवेन्यू की बात की, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट होता है, कितना टिकट कितना पेमेंट किया हुआ है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एडवांस जमा, जैसे जैसे मूवीज खरीदते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू डिस्ट्रीब्यूटर, एडवांस को एडजस्ट, परचेस बुक करते जाओ, एडवांस को एडजस्ट करते जाओ। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन बराबर कितने एम्प्लॉयज है, क्या पेमेंट कर रहे हैं, मेंटेनेंस का खर्चा कौन अप्रूव कर रहा है, इंश्योरेंस, सबसे मेजर खर्चा डिस्ट्रीब्यूटर, फिर एम्प्लॉयज, फिर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। तो ऑडिट प्रोग्राम में रेवेन्यू नेचर की चीजें चेक करेंगे और पेमेंट चेक करेंगे। ये बचपन की ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी के अंदर आता था, वो है ये। फाइनल लेवल पे ऐसा देखकर दिल थोड़ा सा नाराज हो गया यार कि भाई ये तुम क्यों चाहिए, तुम क्या मतलब, क्या मतलब है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी है। तो दीज क्वेश्चंस वेर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके,